हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसका टर्म 2 एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का वेटेज है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है न्यूमेरिकल नेचर का। और इसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है फॉर्मेट याद करने के कंसर्न में, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कंसर्न में। सो आज की क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इतना गारंटी देता हूं कि एक क्लास के अंदर ही आपको फुल फॉर्मेट याद हो जाएगा। टोटल आप बुक में देखेंगे तो 2 पेज का ये फॉर्मेट है, बट आज की एक क्लास में आपको फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक का पूरा फॉर्मेट तो रट जाएगा आपके माइंड में, आई कैन एश्योर यू। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू स्टिक ओवर योर चेयर and just have to concentrate over each and every word of this class, right? आज की क्लास थोड़ी बड़ी जरूर होगी, बट इतनी गारंटी है कि आपके 6 नंबर की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट indirect method. There are two methods, direct and indirect. Our syllabus includes indirect method only, so we are just taking explanation for that. For the year ended 31st March, यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा? Here we will fill the current year. Suppose आपको जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में फिगर्स दे रखे हैं 2021 एंड 2020। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे जो करंट ईयर है वो मेंशन किया जाएगा, दैट इज 2021, राइट? इसके बाद में ये जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड। रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंगली हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Second, cash flow from investing activities. Third, cash flow from financing activities. The fourth will be net change in, or we must say it to be, the fourth heading you have to remember in your mind is cash and cash equivalents. Mainly these four items we need to concentrate in the cash flow statement. However, cash flow statement is divided into 5 main headings. तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इसे हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसे हम फॉर्मेट में डायरेक्टली डिटेल में समझेंगे। एक बार आप फॉर्मेट को कॉन्सेंट्रेट करें, वी डू हैव द कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, देन द कॉलम फॉर detail amounts and detail figures, and the column for final amount figures. Now I'm starting with the cash flow statement. In the cash flow statement, the first and foremost heading that you will put is cash flow from operating activities.
In this cash flow from operating activities, we need to concentrate mainly for, अंडरलाइन करें इसे आप हेडिंग को, और इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 4 सब हेडिंग्स को आपको याद करना है. फिक्स 4 सब हेडिंग्स यू नीड टू just take into your mind. Fine. The first and foremost subheading will be net profit. Before tax and extraordinary items. ये जो हमारे पास में फिगर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोना प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. एक वर्किंग नोट बना के हम कैलकुलेट करेंगे द फर्स्ट सब हेडिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट गाइड करने वाला हूं. वर्किंग नोट में हमारी शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. तो फर्स्ट हम इसमें हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट. वर्किंग नोट. आप अगर बुक ओपन करके बैठे हैं तो आपकी बुक में जहां पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के एंड में ये वर्किंग नोट गिवन है. इसमें सबसे पहला हेडिंग हमारे पास में होगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें क्लियर कर दूं. मेनली यहाँ पे हमें 3 एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज will be mainly concerned with the items of statement of profit and loss and current assets and current liabilities. Investing activities is mainly concerned with the assets, obviously the non-current assets. And financing activities is mainly concerned with the liability side of the balance sheet, obviously other than current assets and current liabilities, because current liabilities हमने यहीं पे ले लिया. तो अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पढ़ रहे हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेनली आपको कौन सी आइटम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिए थे. नेट प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है. क्या उसके लिए प्रोसेस रहेगा? देखिए, सपोज आपको बैलेंस शीट गिवन है 2021 की और 2020 की. आपको ध्यान है कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में होती है, और आपको इसमें गिवन है इस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2021 का से ₹60,000 एंड 2020 का प्रीवियस ईयर का 55,000. सपोज ये फिगर्स आपको गिवन है. इसका मतलब क्या है? इन द करंट ईयर वी हैव earned a profit of ₹5,000. So यहाँ पे net profit as per statement of profit and loss कितना हो जाएगा? ₹5,000. This is how you will calculate the net profit for the current accounting period. तो current accounting period में जितना भी net profit earn किया है वो आप लिखेंगे वर्किंग नोट में सबसे पहले, और इसके बाद इसमें आपको टोटल 3 एडजस्टमेंट करने हैं. सिर्फ 3 एडजस्टमेंट करने हैं. कौन कौन से? देखिए, जब कभी भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट के 3 ही पार्ट्स हुए हैं, आज तक चौथा पार्ट कभी हुआ ही नहीं है. टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व. आप कहेंगे ये कैसे 3 पार्ट्स हैं? जब कभी भी एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, 1 पार्ट ऑफ दिस प्रॉफिट इज कंपल्सरीली गिवन टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. बाकी का टैक्स पे करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा उसे या तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम उसे कहते हैं डिविडेंड. द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स
इज नोन एज डिविडेंड। और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग का क्या मीनिंग है? द प्रॉफिट्स which is not distributed to the shareholders instead have been kept and reinvested in the business। या फिर एक सिंपल वर्ड्स में कहूं तो undistributed part of profit is known as retained earnings, and earnings are retained in the business by transferring them to reserves। How can you retain the earnings in the business? By transferring them to reserves। Various kinds of reserves are there, general reserves, specific reserves। रिजर्व्स में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करके हम उन्हें रिटेन कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए टैक्स के सिर्फ 3 ही पार्ट्स होते हैं, चौथा कभी नहीं हो सकता। वन पार्ट ऑफ द टैक्स इज गिवन टू द गवर्नमेंट, अनदर part is given to the shareholders in the form of dividend, and the another part is retained in the business by transferring them to reserves। और मैंने आपको क्या कहा, इस वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट में आपको टोटल 3 ही एडजस्टमेंट करने हैं। वो 3 एडजस्टमेंट यही है, टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व का। क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहला इसमें करेंगे हम ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स proposed dividend and transfer to reserves। मैंने आपको बताया ना, इस वर्किंग नोट में सिर्फ 3 ही आइटम है, टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्स। इन्हीं 3 चीजों का एडजस्टमेंट आपको इसमें करना है, राइट। तो ये 3 चीजें आप जब ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इन्हीं आइटम्स के अगर कोई अपोजिट सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो लेस कर दिया जाएगा, और अगर आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, या दैट्स इट, आई थिंक रिफंड ऑफ टैक्स वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो उसे आप इसमें से लेस कर देंगे, और फाइनली हमारे पास में जो आता है इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप कहेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नॉर्मली एग्जाम्स में वैल्यूएट नहीं की जाती है, पूछी नहीं जाती है, फिर भी मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन उसका आपको दे देता हूँ कि कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है। सो इन केस एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एनी हैव बीन डेबिटेड, तो उसे आप ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट है तो, और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट की हुई है तो उसे आप लेस कर देंगे। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती क्या है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये सब क्या हो जाती है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। In case any of the such extraordinary items have been debited to statement of profit and loss shall be added. If any extraordinary item have been credited to statement of profit and loss shall be deducted, shall be subtracted. And finally we'll get the item or the first heading, that is net profit before tax and extraordinary item। ये हमें वर्किंग नोट बना के मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने लिया, कैसे लिया? जो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट था उससे करंट ईयर में कितना नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट
अर्न एज नेट प्रॉफिट इन द ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद में आप प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड इसमें ऐड करेंगे, और कोई अमाउंट अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो आप ऐड करेंगे। रिजर्व में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर किया या नहीं किया वो भी आपको कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर के जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं 40,000 के, और करंट ईयर के जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं 50,000 के। इट मीन्स ₹10,000 यू हैव ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। प्रीवियस ईयर के रिजर्व 40,000 है, करंट ईयर के 50,000 है, तो वो कैसे हुए? आपने करंट ईयर में 10,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, इसलिए वो ट्रांसफर टू रिजर्व के इंक्रीज हो गए हैं। वो 10,000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एप्लीकेबल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 प्रपोज डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल होगा। और प्रपोज डिविडेंड ही नहीं सिर्फ यहाँ पे, बल्कि ध्यान रखिए डिविडेंड आपके 4 तरह के हैं। आपके पास में पहला है इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, एंड इंटरिम डिविडेंड जो कि एडिशनल फॉर्मेशन में आपको गिवन हो सकता है। याद रखिए जो आपका डिविडेंड पेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को फॉलो करते हुए डिविडेंड पेड को आपको कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। जो प्रपोज डिविडेंड है, जो कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट आपको डिविडेंड का दे रखा है, यही अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, और यही सेम अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी यहीं पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, और सेम अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके लेस हो जाएगा। इसी तरह से इंटरिम डिविडेंड की भी अगर मैं बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट आपको एडिशनल फॉर्मेशन में गिवन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वर्किंग नोट में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होगा। आप देखेंगे अपनी बुक में क्वेश्चंस में कि कुछ क्वेश्चंस में प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसिडरेशन में लिया है और कुछ क्वेश्चंस में प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसिडरेशन में नहीं लिया है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी क्वेश्चन में आप प्रपोज डिविडेंड को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेना है, और प्रपोज डिविडेंड को नहीं ले रहे हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी नहीं लेना है। क्यों ऐसा? क्योंकि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे कर, प्रपोज डिविडेंड किसे पे किया जाता है? ऑब्वियसली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड का पेमेंट किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो पहले ही पे किया होगा, इट्स अ सर्टेन थिंग। तो अगर इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड को आपने कंसिडरेशन में लिया है तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी कंसिडरेशन में लेना है। तो डिविडेंड ये 4 तरीके हो गए, जिसमें से जो आपका डिविडेंड पेड वाला अमाउंट है, जो करंट ईयर का जो अमाउंट है डिविडेंड का, उसे आपको कंसिडरेशन में नहीं लेना है। सिर्फ आपको जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है प्रपोज डिविडेंड का, उसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है, उसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस करना है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका है, इसके लिए भी कंडीशंस बन सकती हैं। एक होता है टैक्स पेड और एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यहाँ पे हमने ऐड कौन से किया है? प्रोविजन फॉर टैक्स हमने यहाँ पे ऐड किया है। टैक्स पेड वाला अगर आइटम होता है, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है टैक्स पेड के बारे में, तो टैक्स पेड लेस तो किया जाएगा, लेकिन कहाँ पे? यहीं पे वर्किंग नोट में नहीं। टैक्स पेड का आइटम हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में जाके हम लेस करेंगे इसको, वो मैं आपको मेन स्टेटमेंट में बताऊंगा। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड, इन दोनों में से यहाँ पे वर्किंग नोट में ऐड कौन सा करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। और रिजर्व्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी अमाउंट जो करंट ईयर में ट्रांसफर किया गया है रिजर्व्स में, तो उसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये चीज हो गई। अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स आता है तो लेस कर दिया जाएगा। अगर रिजर्व्स एक्सेस हो गए हैं, सपोज लास्ट ईयर के तो 40,000 रिजर्व्स थे और करंट ईयर के यू कैन से 35,000 रह गए हैं, रिजर्व्स कम हो गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स अगर हम ऐड कर रहे हैं
तो जो रिजर्व अमाउंट आपने राइट ऑफ किया एक्सेस रिजर्व होने की वजह से, तो उसको हम लेस कर देंगे और हमारे पास आइटम आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। याद रखिएगा प्रॉफिट के 3 ही पार्ट्स किए जाएंगे, दैट इज टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व। वो अगर आपको याद रहता है तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर कि आपका वर्किंग नोट ही सही बनेगा और आपकी सबसे पहली हेडिंग परफेक्ट आ जाएगी। ये जो आपके पास में हेडिंग आई है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मैं आज की क्लास में मेनली कंसंट्रेट करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लिया, समझ लिया अपने माइंड में, तो फिर आपको सॉल्यूशन करेक्ट करने से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यही, जब तक बच्चों को फॉर्मेट ही नहीं आता तो बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कितना भी सही असेस करें बट उसे प्रेजेंटेशन नहीं करने पे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। तो हमें नेट प्रॉफिट, मैंने क्या बताया आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेनली आपको 4 सब हेडिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें सबसे पहला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसका अमाउंट हमें वर्किंग नोट बना के मिलेगा। देन इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए भी आपको ज्यादा अपने माइंड पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, 5 चीजें याद रख लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। वैसे तो आपके फॉर्मेट में आप जब देखेंगे बुक में जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट मेनली आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रीक्वेंटली आस्क आइटम्स हैं, आपके बुक में भी जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें जो सबसे ज्यादा पूछी गई आइटम्स हैं उनको मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ। सपोज आपको प्रीवियस ईयर में गुडविल गिवन है, गुडविल कहां पे होगी, ऑब्वियसली एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर में गुडविल गिवन है 15,000 की और करंट ईयर में गुडविल गिवन है 12,000 की। इट मींस 3,000 की गुडविल कहां गई, दैट 3,000 गुडविल हैव बीन रिटन ऑफ। वो यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। ये सारी चीजें मैं कौन सी बता रहा हूँ, जो ऐड करनी है, राइट right? इसके अलावा आपका आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। देन आपका आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। देन आपके पास में एक आइटम हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और बैंक लोन। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और एक लास्ट आपका हो सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ये हो सकता है, राइट। बस ये जो 5 आइटम्स हैं इन्हें आप ऐड कर दीजिए, और कुछ 2-1 आइटम्स हैं जो आपको लेस भी करनी है। लेस क्या क्या करेंगे हम, देखिए हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया है। सोचो सोचो, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, लेस होगा।
हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को यहाँ पे ऐड किया है। इन केस अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है तो लेस होगा। और एक आइटम आप ध्यान रख सकते हैं, रेंटल इनकम अगर कोई है, अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो भी यहाँ पे लेस होगी। आपके फॉर्मेट में भी आपको गिवन होगा, ये बुक में जो फॉर्मेट गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे उसको ऐड किया। अगर एक्सेस प्रोविजन है तो यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, रेंटल इनकम भी लिख देता हूं मैं। रेंटल इनकम क्या होता है? रेंटल इनकम का मतलब यह है कि अगर आपने अपना बिजनेस प्रेमिसेस का एक रूम, एक पार्ट किसी को रेंट पे दे रखा है और उससे आपको जो रेंट मिला, ये रेंट क्या आपकी इनकम है? ऑब्वियसली है, हमारी इनकम है। तो क्या ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, हमारा बिजनेस एक्टिविटी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग का या और कोई है वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम होता है। लेकिन जो हमें एडिशनल इनकम मिली है रेंट से, इंटरेस्ट से, दीज आर ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए ही हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए ही हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए हमने रेंटल इनकम को भी यहाँ पे लेस कर देना है। हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को भी लेस कर दिया, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड को। और ये चीजें लेस करने के बाद में फाइनली आपके पास जो आएगा अमाउंट, उसे हम कहेंगे हमारी हेडिंग नंबर सेकंड। हेडिंग नंबर सेकंड है हमारी, जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बात आई है वर्किंग कैपिटल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें वर्किंग कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए करना है, तो वर्किंग कैपिटल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? वर्किंग कैपिटल के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। दो ही होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला करंट एसेट, दूसरा करंट लायबिलिटीज। राइट। तो अब आप सोच के देखिए, अच्छा क्या करना है हमें? कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से बिजनेस में कैश आएगा, तो आप उसे ऐड करेंगे। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बिजनेस में से कैश जाएगा, तो उसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस करेंगे। तो आप सोच के देखते हैं, सपोज कीजिए आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको इन्वेंट्रीज, स्टॉक दे रखा है, इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज में आपको करंट ईयर का अमाउंट तो दिया है 10,000 का, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया है आपको से ₹12,000 का। तो ये 2,000 का स्टॉक कहाँ चला गया? 2,000 का स्टॉक हमने सेल कर दिया। अगर आपने स्टॉक सेल किया तो पैसा आया है, पैसा गया? स्टॉक सेल करोगे तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। इन्वेंट्रीज में अगर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपने उसको सेल किया है, और सेल किया तो कैश आया है, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है। इट मींस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की जगह काम करते हैं, हम करंट एसेट लिख देते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट होता है। तो एक रूल बन जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या करेंगे? क्या हुआ डिक्रीज होने से? पैसा आया, विल बी एडेड। अब अगर आपने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया है, तो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज ऐड किया जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो हम ऐड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप
उसे भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पहला रूल। अगर करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है सो इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अगर आपका करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है तो it will result in inflow of cash. So decrease in current asset and increase in current liability. क्या करेंगे आप, इसे ऐड करेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं ऐड। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम ऐड करेंगे। एक करंट लाइबिलिटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी होती है। प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स मुझे दे रखे हैं 30,000 के और करंट ईयर के क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000। तो क्रेडिटर्स में क्या हुआ आपका, क्रेडिटर्स में डिक्रीज हुआ है। क्रेडिटर्स में क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ है। और कैसे डिक्रीज हुआ होगा भाई, 5,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया होगा। सिंपल सी बात है, क्रेडिटर्स में अगर डिक्रीज हुआ है इट मींस आपने 5,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। और जब आपने पेमेंट किया मतलब कैश गया, कैश गया तो इसका मतलब क्या है, आउटफ्लो। तो क्या करना है, लेस करना है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करना है हमें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस करना है। तो जब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस कर रहे हो तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड ही होगी। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो ये लॉजिक्स आप अपने माइंड में रखिए कि जब कभी भी डिक्रीज इन करंट एसेट है इसका मतलब कैश आया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है इसका मतलब भी कैश आया। लेकिन लेस क्या करना है हमें, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये लेस हो जाएंगी। और ये करने के बाद में आपको मिलेगा आपका हेडिंग नंबर 3। अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही चल रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब हमें मिलेगा हेडिंग नंबर 3 जिसका नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। इसमें से आपको सिर्फ एक आइटम और लेस करना है, फाइनली आपके पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, दैट इज 4th हेडिंग। क्या लेस करना है आपको इसमें से, इसमें से सिर्फ एक आइटम आप लेस करेंगे जिसका नाम है टैक्स पेड। टैक्स पेड ये तो अभी हमने पहले भी सुना था, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था टैक्स दो तरह का होगा आपका, एक तो होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, दूसरा होगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को तो यहाँ पे ऐड किया था वर्किंग नोट में, राइट। और जो टैक्स पेड का अमाउंट है वो टैक्स पेड का अमाउंट आप यहाँ पे लेस करेंगे। तो लेस टैक्स पेड, जो भी अमाउंट आपका टैक्स पेमेंट का है वो आप यहाँ पे लेस करेंगे। और फाइनली आपके पास में जो अमाउंट आया इसे हम लिखेंगे हमारा सब हेडिंग नंबर 4 नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव तो फ्लो, और यूज्ड अगर नेगेटिव आ जाता है अमाउंट तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये जो आपका अमाउंट है इसे आप आउटर कॉलम में भी लेके जाएंगे और इनर कॉलम में यहाँ पे आप डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे इसको। आउटर कॉलम में नहीं, सिर्फ इनर कॉलम में डबल लाइन करके क्लोज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसे हम डिनोट करेंगे अल्फाबेट ए से। ये जो हमारे पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया है दिस विल बी डिनोटेड बाय अल्फाबेट ए। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें से मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा।
सबसे पहला हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद सेकंड आइटम आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला जो आपका हेडिंग है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें हम ऐड करेंगे तीन चीजें, टैक्स दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड दैट इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड रिजर्व्स दैट इज अमाउंट दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व्स इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो करंट ईयर में हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, प्रीवियस ईयर के 30,000 थे, अभी 35,000 के हो गए, तो 5,000 रुपीज हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में हमें नजर आएगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस से कंपेयर करके। डिविडेंड आपके तीनों तरह का आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और प्रीवियस ईयर वाले जो अमाउंट है उसी को आपको कंसिडरेशन में लेना है। तो ये तीन चीजें ऐड की, और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो लेस किया। फाइनली हमारे पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये आप यहाँ पे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। देन सेकेंड हेडिंग पे आने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हम ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे। वैसे तो आपके बुक में जो फॉर्मेट है उसमें बहुत सारी आइटम्स दे रखी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट 5 आइटम्स आपको याद रखनी है। गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको आप कह सकते हैं डिक्रीज इन गुडविल। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने डिक्रीज इन गुडविल को यहाँ पे ऐड किया है, तो क्या इंक्रीज इन गुडविल को मैं यहाँ पे लेस करूं? आंसर इज नो। इंक्रीज इन गुडविल लेस तो होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ नहीं। गुडविल का अगर डिक्रीज है, कैसे डिक्रीज का पता चलेगा, आपको दो फिगर गिवन है 2021 का और 2020 का। प्रीवियस ईयर में आपके पास में गुडविल है 15,000 और करंट ईयर में आपकी गुडविल है सपोज 12,000। तो ये 3,000 की गुडविल कम कैसे हो गई? दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन गुडविल, एंड डिक्रीज इन गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी गुडविल रिटर्न ऑफ। ₹3,000 की गुडविल आपने राइट ऑफ की है और उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से। अगर इंक्रीज इन गुडविल होता, सपोज ये 15 से 16 हो गई होती, 1,000 की इंक्रीज हो गई होती, तो इंक्रीज इन गुडविल लेस तो होता, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होता। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हमने किया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दैट इज गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और क्योंकि हमने यहाँ पे लॉस को ऐड किया था, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट हो तो लेस कर देना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो लेस कर देना। अगर कोई एक्सेस प्रोविजन हो जाए, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया है, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड है तो ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कम किया है तो उसको आप यहाँ पे लेस कर देंगे, और रेंटल इनकम अगर कोई है तो यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। बस इसके बाद में जो आपके पास में आ जाएगा सेकेंड हेडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल में हमें लेना है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज को। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बिजनेस में कैश आ रहा है, इफ देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, तो उसे हम ऐड करेंगे। तो अगर इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हो रहा है, तो इन्वेंट्रीज में डिक्रीज होने का मतलब क्या है? करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री में डिक्रीज कब होता है? जब आपने इन्वेंट्री सेल किया होगा, स्टॉक को सेल किया होगा, आपने गुड्स का सेल किया होगा, इसलिए वो डिक्रीज हो गया। तो सेल करने से आप कैश आया या गया? ऑब्वियसली आप जब सेल करोगे तो कैश आएगा आपके पास में। सो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे। और अगर डिक्रीज इन करंट एसेट को आपने ऐड किया है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी उसका अपोजिट जाता है, उसे भी ऐड किया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस कर दिया जाएगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस कर दिया जाएगा, राइट। तो ये करने के बाद में हमारे पास थर्ड हेडिंग आएगा कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से सिर्फ एक आइटम आपको क्या करना है? लेस कर देना है। तो आपके पास में आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो है, और अगर नेगेटिव आ गया है तो कैश यूज्ड है, ये याद रखिएगा।
ये हुआ, ये हमारा सबसे पहला पार्ट हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें टाइम लगा है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो आपका 2-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। दो दो आइटम याद रखनी है उसमें, आपको सिर्फ इतनी लंबी सारी चीजें नहीं आएंगी। बस आपको बुक अपने सामने ओपन रखो जहां पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, और जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको हम लिखेंगे सेकंड। कैश फ्लो। आज की क्लास थोड़ी लंबी तो होगी, लेकिन ये गारंटी देता हूं अगर क्लास को आप एंड तक अटेंड करते हो तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में रट जाएगा आपको पूरा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें तो आपको स्टूडेंट सिर्फ दो चीजें याद रखनी, ओनली टू। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग में तो बहुत सारी हो गई थी, इन्वेस्टिंग में सिर्फ दो चीजें याद रख लो। पहला फिक्स एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट। बस आई थिंक दो चीजें याद रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिक्स एसेट्स के दो पार्ट्स कर दीजिए। सेल ऑफ फिक्स एसेट वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का मतलब है नॉन करंट, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। सेल एंड परचेज दोनों आएगा, राइट। और इतना तो आपके माइंड में आ ही चुका होगा, अगर फिक्स एसेट को सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड होगा। अगर आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा, जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में से लेस होगा। इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेल करते हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट्स को आप परचेज करते हैं तो बिजनेस से पैसा जाएगा, जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो दो ही चीजें मेनली आपको याद रखनी है, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। और दो आइटम अगर आप और ध्यान कर लें, सिर्फ दो और आइटम। क्या कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए, तो आपने अगर शेयर्स खरीद के रखे हैं तो आपको डिविडेंड रिसीव्ड होगा। अगर आपने डिवेंचर्स खरीद के रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। राइट। और जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आया है तो फिर उन्हीं इन्वेस्टमेंट पे जो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। अगेन इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि दोनों चीज रिसीव हो रही है। डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव हुआ तो बिजनेस में पैसा आएगा, आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब कैश आएगा, आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड होगा। और एक आइटम और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, इसलिए नया नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना सर एक एक करके बढ़ाते चले। एक आइटम और है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, क्या? इंक्रीज इन गुडविल। मैंने कहा था ना डिक्रीज इन गुडविल हुआ है, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। देखिए यहाँ पे हमने लिया था, अगर डिक्रीज इन गुडविल था तो हमने गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से ऐड किया है हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन मैंने साथ में बोल दिया था अगर इंक्रीज इन गुडविल है तो इंक्रीज इन गुडविल कहां जाएगा? इंक्रीज इन गुडविल आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो इंक्रीज इन गुडविल। और इंक्रीज इन गुडविल का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज इन गुडविल का मीनिंग होता है परचेज ऑफ गुडविल।
परचेज ऑफ गुडविल। भाई कोई भी चीज परचेज करते हो इसका मतलब तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस किया जाएगा। और एक आइटम और ले लीजिए, रेंटल इनकम। क्यों रेंटल इनकम क्यों ले रहे हैं? भाई आपने फिक्स एसेट यहाँ लिए, फिक्स एसेट में क्या आता है? लैंड बिल्डिंग। रेंट किस पे रिसीव होता है? आपको उसी लैंड बिल्डिंग पे रेंट रिसीव होता है। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग आपने लैंड एंड बिल्डिंग को आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया है, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग पे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो भी तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे। तो बस यही आइटम्स आपको याद रखनी है। क्या क्या था हमारा? सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड परचेज ऑफ गुडविल। बस इतनी सी आइटम्स हैं, इनको आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहला हमारा परचेज ऑफ फिक्स एसेट, second sale of fixed asset, third purchase of investment, fourth sale of investment, fifth, sixth, seventh interest received, dividend received, rent received, और एक लास्ट आइटम आ गया आपका परचेज ऑफ गुडविल। दैट्स इट। कौन सी ऐड होंगे कौन सी लेस, अब उसको आपको मुझे नहीं लगता वापस बताने की जरूरत है, फिर भी हम खुद ही लिख लेते हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आप बताते जाना ऐड करना है लेस, और मैं लिखता जाऊंगा, है ना। बताइए, सबसे पहले फिक्स एसेट परचेज किया, परचेज किया तो पैसा आया या गया? आपने फिक्स एसेट परचेज किया है, परचेज किया है तो पैसा गया, गया तो लेस कर दो। सेल किया तो पैसा आ गया, ऐड कर दो। इन्वेस्टमेंट परचेज किए, परचेज किया तो पैसा गया, लेस कर दो। इन्वेस्टमेंट सेल किया, सेल किया तो पैसा आ गया, ऐड कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐड कर दो। डिविडेंड रिसीव्ड, ऐड कर दो। रेंट रिसीव्ड, ऐड कर दो। परचेज किया, लेस कर दो। जब जब पैसा आए तो ऐड कर देना, जब जब पैसा जाए तो लेस कर देना। हो गई सारी आइटम्स। फाइनली इन सारी आइटम्स का जो सबमिशन आपके पास बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये जो आपके पास आया है स्टूडेंट्स, इसको आप डिनोट करेंगे अल्फाबेट बी से। इन सबका सबमिशन, और यहां डबल लाइन करके इनर कॉलम में इसको क्लोज कर दें और आउटर कॉलम में फिगर जाएगा। आउटर कॉलम में अभी हमारे पास में एक फिगर है जिसको हमने ए से डिनोट किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये दूसरा अमाउंट आया हमारा आउटर कॉलम में जिसको हमने डिनोट किया बी से, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इससे भी ज्यादा इजी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो रियल में आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, पहला शेयर्स और दूसरा डिवेंचर्स, बस।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि सोर्स ऑफ फाइनेंस तो यही होता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हाँ, वो बात अलग है कि जो शेयर्स आपके हैं इशू भी हो सकते हैं और रिडेम्पशन भी हो सकते हैं, तो वो दो हो जाएंगे। बाकी तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, क्या? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर हो सकता है, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स हो सकता है। अब ये मत पूछना कि सर शेयर्स कौन से वाले, इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले, दोनों। शेयर्स इक्विटी के होंगे तो उनका भी इशू होगा, और प्रेफरेंस के होंगे तो उनका भी इशू हो सकता है। दोनों फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस का सोर्स है। रिडेम्पशन जरूर प्रेफरेंस शेयर्स का ही होगा, अगर इक्विटी शेयर्स है तो फिर बायबैक होता है, वो अलग पार्ट है। देन डिबेंचर्स का इशू भी होगा और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन भी होगा। एंड इट्स एन ऑब्वियस थिंग, अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो पैसा आएगा, आएगा तो ऐड हो जाएगा। अगर आपने शेयर्स को रिडीम किया है तो पैसा जाएगा, जाएगा तो रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो लेस हो जाएगा। डिबेंचर्स इशू किए हैं तो पैसा आएगा, डिबेंचर्स रिडीम किए तो पैसा जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा इशू किए है रिडीम किए? अगर आपको ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिवेंचर्स दे रखे हैं, 10% डिवेंचर्स, रुपीज 80,000 एंड रुपीज 1 लाख। इसका मतलब क्या है? पहले 1 लाख के डिवेंचर्स थे, अभी 80,000 के रह गए, तो आपने करंट ईयर में 20,000 के डिवेंचर्स क्या कर दिए? रिडीम कर दिए। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है तो लेस कर दिया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। कम हो गए डिवेंचर्स, कम हो रहे हैं तो कहाँ गए? आपने रिडीम कर दिए। वही अगर इंक्रीज हो जाए मतलब आपने और डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो ये सिंपल सा चीज है। शेयर्स एंड डिवेंचर्स दो चीजें आपको याद रखनी है अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। अगर आपका इशू ऑफ डिवेंचर है या इशू ऑफ शेयर्स हैं तो वो ऐड होंगे। अगर आपका रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है तो लेस होगा। अच्छा, अब देखिए, अब जब आपने शेयर्स को यहाँ पे लिखा है तो दो चीजें और ले लो। शेयर्स पे आप डिविडेंड देते हो और डिवेंचर्स पे भी आप डिविडेंड इंटरेस्ट देते हो। तो जब शेयर्स यहाँ पे आए हैं, डिवेंचर्स यहाँ पे आए हैं, तो उन पे डिविडेंड और इंटरेस्ट जो पेड है वो भी यहीं आएगा। ऑब्वियसली पेड है तो लेस हो जाएगा। और बस खत्म, इसमें और कुछ भी नहीं है फाइनेंसिंग में, और करके मैं और नहीं लाऊंगा, बस यही खत्म हो गई है। हाँ, ये ध्यान रखना कि डिवेंचर है तो बैंक लोन भी उसी का पार्ट हो जाता है। बैंक लोन रेज्ड या फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, उसी के अकॉर्डिंग। रीपेमेंट है तो लेस होगा, बैंक लोन रेज किया है तो ऐड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी स्टूडेंट्स, मैं इसको हाईलाइट करके लिखना चाहूंगा स्पेशली, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप कभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब पैसा आया है, ऐड हो जाएगा। अगर डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब पैसा गया है, लेस हो जाएगा। तो ये हो गई टोटल फाइनेंसिंग की चीजें। इनको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला, इशू ऑफ शेयर्स, redemption of shares, issue of debentures, redemption of debentures,
इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, बस खत्म। एंड अंडरस्टूड सी बात है, डोंट आस्क क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर, शेयर्स इशू किए, पैसा आया, ऐड कर दिया। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है, पैसा गया, लेस कर दिया। इशू ऑफ डिबेंचर्स है, पैसा आया, ऐड कर दिया। डिबेंचर इशू करोगे पैसा आएगा ना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से पैसा गया, लेस कर दिया। इंटरेस्ट पे किया, लेस कर दिया। डिविडेंड पे किया, लेस कर दिया। याद रखिएगा, रेंट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, लेकिन इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। आपके वाइवा में पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल्स भी तो होंगे अकाउंटेंसी में, वाइवा में पूछा जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड किस में आता है, और क्यों एक आइटम पेड वाला फाइनेंसिंग में आ रहा है और रिसीव्ड वाला इन्वेस्टिंग में आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम ओवर द इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। इंटरेस्ट पेड इज अ रिटर्न गिवन टू द डिबेंचर्स विच इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंसिंग में आ रहा है। इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद में आपके पास में हेडिंग आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसे हम डिनोट करेंगे अल्फाबेट सी से, अल्फाबेट सी। ये जो भी आपने यहाँ लिखे, इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, जो जो चीजें लेस वाली हैं उनको आप ब्रैकेट कर दो, याद रहेगा आपको, ठीक है। और जो चीजें ऐड वाली हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। फाइनली हमारे पास में जो है, इसको आप इनर कॉलम में डबल लाइन कर दीजिए और आउटर कॉलम में अमाउंट को लिख देंगे हम इसको, ठीक है। ये अमाउंट, तो आउटर कॉलम में हमारे पास अब 3 फिगर हो गए हैं। सबसे पहला हमारा आउटर कॉलम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसके बाद में हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फिर हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स में अभी तक आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 4 सब पार्ट्स थे। देन हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेनली आपको याद रखना है फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके बाद में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेनली 2 चीजें आपको याद रखनी है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ये हमारे पास में 3 तो कंप्लीट हो गए। 4th आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहां तक अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं, एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने स्टेटमेंट पे। आती है हमारी 4th हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड हमारे पास में आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और 4th हमारे पास में है नेट इंक्रीज और डिक्रीज in cash and cash equivalents। ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, A प्लस B प्लस C, दैट इज हमने जो ABC यहाँ पे लिखा था। A क्या था, कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। B क्या था, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। C क्या है हमारे पास में, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करने के बाद में जो भी हमारे पास में फिगर आता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, और आउटर कॉलम में ऑब्वियसली। अब इनर कॉलम में फिलहाल नहीं लिखना है, क्योंकि आउटर कॉलम में तीनों फिगर थे ना, उन तीनों को ऐड करके आप ले आइए। अगर ये जो फिगर आया है ये पॉजिटिव आता है
तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर यही फिगर नेगेटिव आ जाता है तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करके। इसमें हम करेंगे ऐड, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास मेनली आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला, कैश इन हैंड। दूसरा, कैश एट बैंक। तीसरा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओपनिंग का मतलब है जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो लेना है आपको। Marketable securities are also known as current investments. आपको ध्यान है ना, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थे उन्हें हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया था, और उसी समय मैंने कहा था जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट लेते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अलग अलग नाम से लिखे रहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तीन चीजें मेनली आपको याद रखनी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें आप ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। ज्यादातर तो यह होता है कि क्वेश्चंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम पे टोटल एक ही आइटम होता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, या वो भी एक ही होता है, कैश एट बैंक, तो वो डायरेक्टली उसमें ऐड कर दिया जाता है। बट इन केस आपको ये दोनों तीनों आइटम दे रखे हो तो उनको ऐड करके इनर कॉलम में, फिर आउटर कॉलम में अमाउंट लेके जाओ, और फाइनली आपके पास में एक फिगर आएगा। ये फिगर कैसे आया है? इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो फोर्थ हेडिंग हमारा आया था, उसमें हमने ऐड किया है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। तो हमारे पास में ये एक फिगर आया है, और ये जो फिगर आपका आया है इसको आप डबल लाइन करके क्लोज कर दीजिए। अब आप लिखेंगे अपना लास्ट हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इसमें भी वही तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग का मतलब क्या है? जो करंट ईयर के फिगर्स हैं वो हमें लेने हैं। ओपनिंग का मतलब क्या था? प्रीवियस ईयर के फिगर्स। क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर के फिगर्स, और इन्हें आप ऐड करें। फाइनली आपके पास में आउटर कॉलम में एक अमाउंट आएगा, इसको टोटल करके यहाँ पे आप आउटर कॉलम में लेके जाएंगे अमाउंट, और ये अमाउंट जो आपके पास में आया है ये अगर इसके इक्वल आता है, बोथ दीज, ये तो हमारे पास कैसे आया था, जो ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड किया था तो हमारे पास में ये एक फिगर आया था। और ये वाला हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, क्लोजिंग वाला।
क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन 100% करेक्ट है। यहां हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट बचा है माइंड में, एक बार क्लास ओवर हो जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल ही रहेगा यूट्यूब पे फॉरएवर। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जाता है। टोटल 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर आपने कर ली चैप्टर में से, यू विल थ्रू विद दिस चैप्टर। सिर्फ 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी, क्योंकि मेन फोकस आपका होता है कि फॉर्मेट में जितनी चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें हमें अच्छी तरह से क्लियर हो। यह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ, और फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कहानी होगी। ये पूरा एक ही फॉर्मेट में आएगा, सीक्वेंस में। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, के कॉमर्स एकेडमी। टेलीग्राम ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से। और जल्दी ही मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशंस उसके स्टार्ट कर दिए मैंने। आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्रैक्टिकल्स में वाइवा होता है। आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है कि वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाउ वी हैव टू परफॉर्म द वाइवा, हाउ कैन वी स्कोर द गुड मार्क्स, नॉट ओनली गुड मार्क्स बट द फुल मार्क्स इन द वाइवा प्रैक्टिकल्स। उसके लिए मैं मॉक वाइवास कंडक्ट करूंगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप मुझे अपना डिटेल्स मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पे। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्कूल से हैं, आप अपना डिटेल मेंशन कीजिए मुझे, जिसमें आपका मुझे नेम चाहिए, आपकी कौन से सब्जेक्ट का आप वाइवा में अपीयर होना चाहते हैं, और आपकी स्कूल का नाम चाहिए। बस ये 3 चीजें चाहिए, योर नेम, योर स्कूल नेम एंड द सब्जेक्ट इन विच यू वांट टू अपीयर फॉर द मॉक वाइवा। और किस तरह के मॉक वाइवास होंगे मेरे चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रीवियस 2 ईयर्स से कंटिन्यूसली चल रहा है। इतना फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बच्चों का रहता है, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछता हूँ वही क्वेश्चंस जब वाइवा में उनसे एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछते हैं, द स्टूडेंट जस्ट डू मिरेकल्स, फैंटास्टिक मार्क्स उनके आते हैं। तो अगर आप भी मॉक वाइवास में अपीयर होना चाहते हैं, आप अपनी डिटेल्स, नेम, स्कूल नेम एंड द सब्जेक्ट फॉर विच यू वांट टू अपीयर फॉर द मॉक वाइवा, जस्ट मुझे मेल कीजिए, आई विल पर्सनली कॉन्टेक्ट विद यू ऑल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। इट शुड नॉट बी एन एग्जॉस्टेड वन, और आपको एंजॉय भी हुआ होगा और लर्निंग भी हुई होगी। कल हम इसी समय 9 बजे कैश फ्लो स्टेटमेंट में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप 1-2 बार इस फॉर्मेट को रीड कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।